नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप एनडीटीवी पर हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर आम आदमी पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री आवास पर जाकर अरविंद केजरीवाल से मिले। वहां पर आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राघव चड्ढा भी मौजूद थे। माना जा रहा है इन दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत थी उसमें नए मुख्यमंत्री के नाम 2 दिन के बाद जब मुख्यमंत्री आवास पर अब एक जो आम आदमी पार्टी की शीर्ष कमेटी है, यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उसकी अहम बैठक शाम 5 बजे होने वाली है। आम आदमी पार्टी में फैसला लेने वाली सबसे बड़ी यूनिट पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है। पीएसी की बैठक में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे और दिल्ली के राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन के बाद इस्तीफा देने का ऐलान किया था। इसके बाद बीजेपी ने 2 दिन के वक्त पर सवाल उठाया और इसका जवाब देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि छुट्टी होने की वजह से उन्होंने 2 दिन का समय लिया है। अब इस तरीके से जब नए मुख्यमंत्री की शुरुआत होनी है दिल्ली के अंदर, तो उसको लेकर जाहिर सी बात है काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। आम आदमी पार्टी में आज अरविंद केजरीवाल के घर पर मनीष सिसोदिया वहां पर जाकर अरविंद केजरीवाल से मिले। माना जा रहा है दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई उस पर नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई। अब मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी के जो पीएसी की बैठक होगी, इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि ज़्यादा चर्चा इस पर आगे बढ़ाई जाएगी। मोटे तौर पे टाइमलाइन ये है कि कल ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में रखा है। कल इतवार था, आज ईद की छुट्टी है, लिहाजा कल यानी कि मंगलवार को जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे 60 विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बुलावा आएगा और जब वो बुलावा आएगा तो फिर वो जो है अपनी शपथ लेंगे। तो इस तरीके का है और मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ते के अंदर ये सारी की सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। प्रेरणा शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से। प्रेरणा, यहीं पर पीएसी की मीटिंग कुछ देर में होने वाली है। जो कयास लगाए जा रहे हैं, जनता जो है वहां पर और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, वो किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? जी अंकित, अगर आपको कहें कि आम जनता किसको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहती है तो बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियंस हमें मिल रहे हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो रेजिग्नेशन ना दे, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें रेजिग्नेशन जो है वो तभी दे देना चाहिए था जब उन्हें जेल हुई थी। तो बहुत ही एक मिक्स्ड ओपिनियन लोगों के बीच देखने को मिल रहा है इसको लेकर। खास करके जो गरीब लोग हैं उनमें ये सुनने को मिल रहा है कि वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही रहे, क्योंकि उनका कहना है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो क्या बोलते हैं, गरीब और गरीब हो जाएंगे। जी अंकित, तो 5 बजे ये पीएसी की बैठक होने वाली है। अभी तक और कौन कौन नेता हैं जो आकर मिले हैं अरविंद केजरीवाल से? जी आज करीब 2 बजे के समय जो बैठक हुई थी उस समय यहाँ पे मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा पहुंचे थे और 40-45 मिनट करीब बैठक चली, जिसके बाद माना जा रहा है कि उसमें जो चर्चा हुई दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे उसको लेकर चर्चा हुई है। और अभी 11 सदस्य मौजूद रहने वाले हैं यहाँ पर। पीएसी की जो मीटिंग होने वाली है उसमें सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है और तमाम बड़े नेता भी उसमें मौजूद रहेंगे, जैसे आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और अन्य कई नेता। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जम्मू कश्मीर के पहले दौर के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया। आज शाम को 5 बजे थम जाएगा। 40-45 मिनट और बचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है उस पर हमला बोला और कहा कि राज्य में एक बार फिर से आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी सरकार उसको जमीन में
दफन कर देगी। अमित शाह ने राज्य के पूर्व सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार वहां बनेगी। यहाँ के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने केंद्रीय विभाजन के दिन देखे, 90 में आतंकवाद के दिन देखे। चंद्रकांत शर्मा हो या परिहार बंधु हो, वो सभी ने कुर्बानियां दी। मैं आज इस क्षेत्र के शहीद सभी भाइयों को याद कर कर आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 को वापस लाएंगे। आप मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 वापस आनी चाहिए क्या? गुर्जर भाई भी बताएं, आनी चाहिए क्या? ये आपको जो आरक्षण मिला है ना, पहाड़ियों को, गुर्जर भाइयों को, वो आरक्षण धारा 370 के रहते मिल नहीं सकता। मगर आप चिंता मत करो, मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूं। ना फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है। आप चिंता करने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम आरक्षण पर पुनः विचार करेंगे। वो पुनः विचार शब्द को जहां से में मत आइए, उनकी सरकार आई तो आरक्षण को हटा देंगे। जब पहाड़ियों को आरक्षण देने की बात आई, हमारे गुर्जर भाइयों को उकसाने का काम किया कि आप में से हिस्सा जाएगा। मैंने कहा था, गुर्जर भाइयों से वादा किया था, पहाड़ियों को आरक्षण जरूर मिलेगा, मगर गुर्जरों का आरक्षण तनिक मात्र कम नहीं होगा। वहीं बीजेपी ने सोनीपत के गन्नौर विधानसभा में सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया, लेकिन टिकट की रेस में सबसे आगे चल रहे नेता को टिकट ना देना उस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। सहयोगी अतुल रंजन ने गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में जनता की राय जो है वो जानने की कोशिश की। चुनाव हरियाणा का और बात अगर खेती किसानी की ना हो तो कहीं ना कहीं जिक्र जो है वो अधूरा रह जाता है। और आज अपने चुनावी सफ़र में हम इसी गन्नौर विधानसभा पहुंचे हैं। गन्नौर अपनी खेती किसानी के लिए जाना जाता है, किसानों की संख्या अच्छी खासी है, जाट बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ भी एक तरह से हम देख रहे हैं कि एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो और ये तीसरा निर्दलीय जो जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वो भी इस बार चुनावी मैदान में है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ कुछ लोग हैं गन्नौर विधानसभा के, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो है गन्नौर विधानसभा का माहौल क्या है। यहाँ पे चुनावी मंडी में यहाँ पे किसका जो है भाव जो है वो ज़्यादा है। आप बताएं कि माहौल किसका है इस बार? भाई सबका है, माहौल हो रहा है पूरा सारा का। बीजेपी तो कोई काम नहीं कर रहा, ये रोड़ा में खड़े हुए पड़े हैं और ये कोई काम नहीं कराया इसने। इस सरकार ने एक बार बन जाए फिर कोई आता नहीं गाँव में से, कोई सरकार काम नहीं करती। कोई सी भी सरकार, बीजेपी की आ जाओ, कांग्रेस की आ जाओ, हम तो ये वोट देना नहीं चाहते किसी से भी। आप बताएं, आप इस बार जो है गन्नौर विधानसभा में किसका माहौल है? भाई निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान का माहौल है, बाकी सबका सुपड़ा साहब है। अच्छा, और ये जो देवेंद्र कौशिक हैं ये क्या टक्कर में नहीं है? देवेंद्र कौशिक की शायद जमानत जब्त ना हो जाए, अच्छा ऐसा काम हो रहा है। अच्छा। यहाँ कोई माहौल नहीं है यानी देवेंद्र कौशिक की कहीं जमानत जो है जब्त ना हो जाए। और जो लोग हैं हम इनसे जानते हैं, पूछते हैं। आप बताएं भैया, क्या देवेंद्र कौशिक की जमानत जब्त होने वाली है क्या? बिल्कुल भाई बिल्कुल। क्यों? बस कोई जानते नहीं देवेंद्र कौशिक नहीं, यहाँ कोई नहीं जानता भी। कुलदीप शर्मा जी तो काफी अनुभवी हैं, तो उनका क्या? बट ठीक है, ये भी अच्छा था, ये भी
पर बाकी की बार तो भाई देवेंद्र कादियानी की ज़्यादा है। कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार जो है देवेंद्र कादियान, जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, देवेंद्र कौशिक को उनके ऊपर तरजीह दी, वो कहीं ना कहीं आम जनता के बीच जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। आप बताएं, अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या किसको सीएम देखना पसंद करेंगे? आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार अच्छा काम कर रही है, सैनी को ही कंटिन्यू करना चाहिए? ऐसा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी को सीएम बनाएंगे और यहाँ से कुलदीप शर्मा विजयी होंगे भारी मतों से। कुलदीप शर्मा कोई मुकाबला नहीं है। कुलदीप शर्मा काम बोलता है, पहले भी बोलता था, आज भी बोलता है, और भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बना के देश और हरियाणा का मान ऊंचा करेंगे। हर एक बिरादरी, 36 बिरादरी का नारा है, भूपेंद्र हुड्डा हमारा है, और यहाँ से कुलदीप शर्मा जी भारी मतों से विजय होंगे। इसके क्या आपको भी लगता है क्या कुलदीप शर्मा जी का माहौल है? क्योंकि कुछ लोग, कई दो लोग जो यहाँ पे हैं वो देवेंद्र कादियान जी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, वोटर तो हर एक पार्टी का होता है, पर ज़्यादातर जो माहौल है वो हमारे पंडित जी कुलदीप शर्मा जी का है। लोगों ने एक ही बात को ठाना है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाना है। अच्छा, तो आप विधायक के काम से नाखुश हैं, तो इस बार किसको वोट करेंगे? इस बार क्या? अरे जो विधायक है उसने ना कराया था, फिर आगे के बारे में तो आगे बताएंगे। अभी इलेक्शन है तो जैसे मेजोरिटी रहेगी उसी तरह मान ले चलेगी पब्लिक। तो अभी आप माहौल देख रहे हैं कि जिस तरह माहौल होगा आप उसको माहौल देखना जरूरी है, तभी पब्लिक की कैसे चल रही है। अभी तो 5 तारीख को इलेक्शन है, इतने तो क्या पता कितनी मीटिंग होगी यहाँ। यानी कहीं ना कहीं जो है लोगों के बीच जो है एक मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग देवेंद्र कादियान के समाज सेवी का जो छवि है उसे कहीं ना कहीं काफ़ी जो है इम्प्रेस्ड दिख रहे हैं, लेकिन वही कुछ लोग कुलदीप शर्मा का भी जिक्र करते हैं कि कुलदीप शर्मा ने जो है वो काफ़ी काम किया था। कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है हमें गन्नौर विधानसभा में। गन्नौर सोनीपत से अतुल रंजन, NDTV इंडिया। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब में जूनियर डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि कोलकाता केस में असली अपराधी को बचाने की कोशिश हुई है, सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है और उग्र भीड़ के हंगामे के दौरान पुलिस मूकदर्शक बनी रही। जूनियर डॉक्टर्स ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरा CCTV फुटेज सीबीआई को क्यों नहीं दिया गया, FIR में इतनी देर क्यों हुई, DCP नॉर्थ ने मृतका के परिजनों को पैसे देने की कोशिश क्यों की, डॉक्टर्स ने कोलकाता के कमिश्नर को भी हटाने की मांग की। मेरे सहयोगी पल्लव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर जो लड़ाई है उसे जारी रख रहे हैं। पल्लव, देखिए अंकित, बिल्कुल जो आज यहाँ डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि वो अपनी आवाज़ को और बुलंद करना चाहते हैं, इसीलिए वो कोलकाता से चलकर यहाँ दिल्ली पहुँचे। और उनका पूरा ये कहना है कि जो भी जब से उस ट्रेनी डॉक्टर की जो है मौत हुई है उसके बाद से जो प्रक्रिया हो रही है उसमें कई चीज़ें ऐसी आई हैं जिसको लेकर इनको संदेह है। सबसे पहली मांग इनकी ये है कि जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए या तो उनका इस्तीफा हो। दूसरी इनकी मांग है जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो DCP नॉर्थ हों या DCP सेंट्रल हों, जिन्होंने जो एक संदिग्ध को बचाने की कोशिश की, जिन्होंने क्या कहते हैं जो मृतक के परिजन हैं उनको पैसे देने की कोशिश की है, उन पर कार्रवाई हो। इसके साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य सचिव हैं, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस है बंगाल के, उनको हटाया जाए। पूरी जो जो जांच प्रक्रिया है उसमें तेजी लाए। उसके साथ ही उनकी ये मांग है जो सुप्रीम कोर्ट में डेटा दिया जा रहा है उसमें जो है पारदर्शिता लाई जाए, सही डेटा जो है सरकार वहाँ पे दे, कितने डॉक्टर्स की मौत हुई है उसके दौरान उसको सही बताए। और इसके लिए वो चाहते हैं कि एक वाइट पेपर सरकार के जो है द्वारा लाया जाए। इसके अलावा उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस दौरान वहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुँची, लेकिन वो डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको एड्रेस करने की बजाय वो एक जनता को संबोधित कर रही थी। तो वो जो एक पॉलिटिकल विल पूरी तरीके से खो चुकी है कि चीज़ों को कैसे जो है पूरे मामले को सॉल्व करना है। और उनका साफ तौर पे कहना है कि हम स्वयं जो प्रोटेस्टर डॉक्टर्स हैं वो उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें क्यों इस बात से परहेज है कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग ना हो। वो चाहते हैं अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही तो पूरी वीडियोग्राफी हो, क्योंकि कुछ प्रतिनिधि ही वहाँ पे मुख्यमंत्री से बात करने जाएंगे। उनका कहना है कि जो एक बड़ी संख्या में जो तमाम डॉक्टर्स वहाँ बैठे हुए हैं उनको भी जानना चाहिए कि आखिर पूरी बातचीत क्या हो रही है और सरकार का इसमें रुख क्या है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जो बात है और क्या प्रेजेंट कंडीशन है, अपनी मांग और कंडीशन को लेकर उन्होंने एक मेल जो है राष्ट्रपति को लिखा है और वो चाहते हैं कि जो
जो है जल्द से जल्द उनको न्याय मिले और पूरी जो न्याय प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाई जाए, पूरी कार्रवाई में पारदर्शिता लाए और जो अब तक हुआ है अभया को न्याय को लेकर, चाहे सीबीआई जांच की बात हो या फिर एफआईआर में क्यों देरी हुई, पूरा फुटेज क्यों नहीं दिलाया गया, तो उन तमाम बातों को लेकर ये जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ दिल्ली पहुँचे और अपनी आवाज़ को ये अंकित और बुलंद करना चाहते हैं। और इनकी सबसे प्रमुख बात यह है कि इनका ये भी कहना है कि जो अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है उसको लेकर इनको बड़ी उम्मीद है कि शायद इनकी जो मांग है उस पर कुछ जो है इनको हल मिले। अंकित, पल्लव, ये डॉक्टर्स जो यहाँ पर हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको हिदायत दी थी कि वापस काम पर जाइए, उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ बात कही है? देखिए, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम अब काम पे लौटने को तैयार हैं, लेकिन जो हमारी बात है, जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं है, कार्रवाई जो है वो सही से नहीं हो रही है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपराधी हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और उनका ये भी कहना है कि कुछ ऐसे लोग इसमें शामिल हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए वो चाहते हैं कि जो तमाम वरिष्ठ लोग हैं इस केस से जुड़े हैं उन पर कार्रवाई हो, उनको हटाया जाए। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो खुद जो पेशेंट्स को लेकर वो चाहते हैं कि वो काम पर लौटे, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया हो रही है वो इनको लेकर इससे वो बहुत निराश हैं और इसीलिए इनको जो है तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है और बीजेपी ने अपने बागियों को मनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई दिग्गज नेता रूठे हुए नेताओं को मनाने में जुटे हुए। बीजेपी के लगभग 35 बागियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन जो है वो जारी किया। तो ये खबर जो है वो हरियाणा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी के लिए अपने ही लोगों की बगावत इतनी बड़ी मुश्किल बन गई है। गुरप्रीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, कितने लोगों को मनाने में सफलता मिली है नायब सिंह सैनी और बीजेपी को? देखिए, कुल 35 के करीब थे जो अलग अलग जगहों से उन्होंने अपने आप जो पेपर भरे थे एज एन इंडिपेंडेंट, और ज़्यादातर हमने देखा था कि इस बार बीजेपी में रिबेल दिखने नज़र आए थे। कहीं ना कहीं हमने देखा कविता जैन जो वहाँ पे थे, पहले वहाँ पे मुख्यमंत्री के साथी भी रहे हैं ML खट्टर के साथ, उनके घर पे गए। राजीव जैन जो उनके हस्बैंड थे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे थे, उसको लेके उन्होंने बातचीत की, उन्होंने भी डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए, नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया और ऐसे कुल मिला के कई जगहों पे लगातार जो मुख्यमंत्री थे नायब सिंह सैनी वो लगातार बैठकें कर रहे थे और उन बैठकों का नतीजा ये निकला है कि करीब करीब 1 दर्जन के करीब लोगों को वो कन्विंस करने में कामयाब हो गए। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो लगातार विरोध हो रहा था पार्टी को लेके, उन चीज़ों को लगातार जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे उनको देख रहे थे और जैसे कि सेंट्रल लीडरशिप ने कहा था स्टेट लीडरशिप को कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी रिबेल हैं वो सभी के सभी पार्टी फोल्ड में रहे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो बीजेपी की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी कि मुख्यमंत्री को उनके घर पे भेजना, उनके आवास पे भेजना ताकि उनसे बातचीत की जाए, तो वो कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आ रही है। ये अकेला बीजेपी में नहीं, ये बल्कि कांग्रेस में भी ऐसे पाया जा रहा है कि कांग्रेस में भी जो भूपिंदर सिंह हुड्डा है जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, उनको कहा गया था कि सभी से बात की जाए, तो वो भी लगातार सबसे संपर्क साध रहे थे और लगातार दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी कांग्रेस जिसमें देखा जा रहा है कि लगातार रिबेल जो अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे अपने जो नॉमिनेशन फाइल किए थे वो विड्रॉ करते नजर आएंगे। लेकिन पूरा डेटा क्या था, कितने लोग वापस आए हैं, वो जब इलेक्शन कमीशन और जब वो प्रॉपर सूची बनेगी उसके बाद होएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मार्जिन है, जो लोगों की बातचीत हो रही थी मुख्यमंत्री के साथ, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो भी कन्विंस करने में कामयाब हुए, वहीं भूपिंदर सिंह हुड्डा भी कामयाब हुए क्योंकि लगातार फ़ोन पे संपर्क साध रहे थे और जितने भी बड़े लीडर थे, बेशक बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, लगातार उनको कन्विंस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कन्विंसिंग पावर से कन्विंस हुए हैं। अब देखते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या रोल रहेगा और किन आधार पे इन्होंने कागज़ वापस लिया है, क्योंकि जब वो आप अपनी पॉलिटिक्स या अपने लोगों के साथ घूमेंगे तो तब ये बातें बताएंगे कि क्या आश्वासन पार्टी हाईकमान ने उनको दिया और जिसके बाद ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। बैक टू स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चलिए दिल्ली आते हैं और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में हुए एक होटल जिम मालिक और फाइनेंसर नादिर शाह के हत्याकांड में कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नादिर शाह की हत्या के पहले आजमगढ़ के शूटर्स दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के होटल सूर्या भी गए थे। ये शूटर्स वहां रेकी करने गए थे। उस वक्त वहां पर कोई कॉमेडी का कार्यक्रम चल रहा था। पुलिस को अब ये पता लगा रही है कि आखिर 5 स्टार होटल में शूटर्स का जाने का मकसद क्या था, क्या कोई और भी इनके निशाने पर था या यहाँ किसी से मुलाकात करने गए थे। अभी इस मामले में पुलिस हाशिम बाबा गैंग से जुड़े 2 शूटर्स की, जिनका नाम राजू और मधुकर बताया जा रहा है, उनकी तलाश कर रही है। मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उसको जानकारी मिली है कि जो शूटर हैं आजमगढ़ के, वो गुरुवार को दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली पहुंचने के बाद उन लोगों ने जो एनएफसी में यानी कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में जो 5 स्टार होटल सूर्या है, वहां पर वो गए थे और वहां पर उन्होंने जाकर जो वहां पर होटल के अंदर का जो इलाका है वहां पर जाके उन्होंने रेकी की थी और उस दौरान वहां पर कोई कॉमेडी लीग चल रही थी, कुछ शो चल रहा था। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपना संबोधन कर रहे हैं। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच पर। एक पीड़ा भी है। इस वर्ष गुजरात के अनेक इलाकों में एक साथ अतिवृष्टि हुई है। पहली बार इतिहास में इतने व्यापक स्तर से इतने कम समय में इतनी तेज बारिश हमने देखी है। इक्का दुक्का जगहों में नहीं, बल्कि गुजरात के कोने कोने में ये स्थिति पैदा हुई और इसके कारण हमने अनेक स्वजनों को खोया है। जान माल की भी बहुत हानि हुई है। केंद्र और राज्य सरकार प्रभावितों को हर संभव राहत देने के लिए काम कर रही है। जिन साथियों का उपचार चल रहा है, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथियों, तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मैं पहली बार आज गुजरात आया हूं। आप सभी के बीच आया हूं। गुजरात मेरी जन्मभूमि है। गुजरात ने मुझे जीवन की हर सीख दी है। आप लोगों ने हमेशा मुझ पर अपना प्यार लुटाया है और बेटा जब अपने घर आता है, घर आकर जब अपनों से आशीर्वाद लेता है, तो उसे नई ऊर्जा मिलती है। उसका उत्साह, उसका जोश और बढ़ जाता है। और इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथियों, मुझे गुजरात के आप सभी लोगों की अपेक्षा का भी एहसास है। बार बार मुझे अलग अलग कॉर्नर से मैसेज भी आया करते थे। आप चाहते थे कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद मैं जल्द से जल्द आपके बीच आऊं, और बहुत स्वाभाविक था। 60 साल के बाद देश की जनता ने
एक नया इतिहास रचा है। एक सरकार को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। ये भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी घटना है और इसलिए गुजरात के मन में ये विचार आना कि हमारे नरेंद्र भाई पर तो हमारा हक है, उन्होंने तुरंत गुजरात आना चाहिए, आपकी भावना सही है। लेकिन राष्ट्र प्रथम का संकल्प दिलाकर आप ही लोगों ने मुझे दिल्ली भेजा है। मैंने लोकसभा चुनाव के दरमियान आप लोगों को, देशवासियों को एक गारंटी दी थी। मैंने कहा था कि तीसरे टर्म के पहले 100 दिन देश के लिए अभूतपूर्व फैसले लिए जाएंगे। बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। देश हो या विदेश, जहां भी जो भी प्रयास करने थे वो किए, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। और आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्रण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए और तय किया था जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, उनको भी तो मौज आएगी। ले लो ले लो। और मैंने तय किया था मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्याण के मार्ग पर चलना है, कितने ही प्रकार के हंसी मजाक ठिठोरापन होता रहे, मैं अपनी इस राह से भटकूंगा नहीं। और आज मुझे खुशी है कि उन सब अपमानों को पछाते हुए 100 दिन के इन निर्णयों में देश के हर नागरिक, हर परिवार, हर वर्ग के कल्याण की गारंटी पक्की हो गई है। इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। चुनाव के दौरान मैंने 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी देश को दी थी। इस गारंटी पर तेजी से काम हो रहा है।
आज यहां इस कार्यक्रम में भी गुजरात के हजारों परिवारों को पक्का घर मिला है। कल मैं झारखंड में था, वहां भी हजारों परिवारों को घर दिए गए हैं। गांव हो या शहर, हम सभी को बेहतर जिंदगी जीने के लिए व्यवस्थाएं जुटाने में लगे हैं। शहरी मिडिल क्लास के घरों के लिए आर्थिक मदद देना हो, श्रमिकों को सही किराए पर अच्छा घर देने का अभियान हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात में बात करते हुए अपनी सरकार जो तीसरा उनका टर्म है उसके 100 दिनों में क्या क्या हासिल हुआ उस पर बातचीत करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के भदोई से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद जमाल बेग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विधायक के घर में काम करने वाली एक घरेलू सहायिका की मौत का मामला गर्मा गया है, जिसके चलते विधायक और उनकी पत्नी अंडरग्राउंड हो गए हैं। वहां आज पुलिस ने समाजवादी पार्टी विधायक जाहिद जमाल बेग के बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी विधायक और उसकी पत्नी के खिलाफ घरेलू सहायिका के उत्पीड़न, आत्महत्या के लिए उकसाने और बंधुआ मजदूरी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। 8 सितंबर को 17 साल की घरेलू सहायिका ने समाजवादी पार्टी एक विधायक के घर पर आत्महत्या कर ली थी, जो 9 साल से उनके घर पर काम कर रही थी। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक विधायक के ऊपर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है और उनकी मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही हैं। अंडरग्राउंड होने के बाद उनके पुत्र को पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है। चलते हैं, सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। रणवीर, क्या जानकारी इस पर अभी तक आ रही है? कहां पर हैं विधायक, क्यों नहीं पुलिस के सामने आ रहे, क्या चर्चा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक जैसे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ कि इनकी 17 साल के घर में काम करने वाली लड़की जब आत्महत्या कर ली और मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद पुलिस इनके घर पहुंचने वाली थी और संभवतः विधायक उनकी पत्नी को इस बात की खबर थी कि पुलिस इनके यहाँ आ सकती, इनकी गिरफ्तारी कर सकती और ये फरार हो गए। कहाँ हैं इस बारे में अभी पुलिस को भी नहीं पता, लेकिन विधायक और उनकी पत्नी के बारे में जानकारी करने के लिए उनके बेटे को हिरासत में लिया गया था और भदोई पुलिस ने एक टीम बनाई है। उस टीम की जिम्मेदारी है विधायक का लोकेशन पता करने के लिए और ये पता करने के लिए कि आखिर विधायक हैं तो हैं कहाँ। ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में आप देखिए कि 17 साल की एक लड़की जो कि पिछले 7-8 सालों से विधायक के घर में काम किया कर रही थी, वो आत्महत्या करती है और मुकदमा दर्ज हुआ उससे आत्महत्या के लिए उकसाने का और साथ ही उत्पीड़न का। और इस पूरे मामले में जब विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो विधायक को पहले पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन इस बीच में जब पुलिस की टीम विधायक के घर पहुंची तो विधायक को का पता नहीं लगा और इसीलिए विधायक के बेटे को हिरासत में लिया गया है और तलाश हो रही है विधायक की कि आखिर वो हैं कहाँ। और इस विधायक के घर के अंदर हुए आत्महत्या के मामले में उनकी पत्नी और उनसे पूछताछ करने के लिए भदोही पुलिस फिलहाल टीम बना करके तलाश करती है। रणवीर, बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर है जिस पर आपके पास वापस आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ही अयोध्या में बीए में पढ़ने वाली एक छात्रा ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया है। मामला अयोध्या थाने कैंट क्षेत्र में दर्ज हुआ है। ये घटना 2 सितंबर की है। इस मामले में कैंट पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनका नाम है वंश चौधरी, शरीक शिवा उदित और वंश पासी। पुलिस का कहना है कि पीड़िता ने इन सभी को पहले से जानती है। पीड़िता ने कुल 8 लोगों पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया है। बाकी 3 आरोपी अभी फरार हैं। रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, सनसनीखेज मामला है और क्या अभी तक जानकारी इस पर आ रही है? देखिए, अयोध्या कैंट थाना क्षेत्र का मामला है जहां ये जो लड़की है जिसने आरोप लगाया है ये उन लड़कों को पहले से जानती थी। पुलिस ने इस बात को साफ तौर पे लड़की के बयान के बाद बताया है और पुलिस ने लड़की के आरोप के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद 5 आरोपियों को मौके के जैसे मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद अरेस्ट कर लिया और बाकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश चल रही है।
चूंकि लड़की पहले से परिचित थी, इसलिए पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन इस एंगल का भी कर रही है कि कहीं कोई सहमति या कोई झगड़े की वजह से ये जो आरोप है वो तो नहीं दर्ज है, और या वाकई में कोई गैंगरेप का वाकया है, क्या है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करी। लेकिन चूंकि सीधे सीधे ये रेप का मामला था और लड़की ने जो आरोप लगाया था, उसके आरोप के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 की गिरफ्तारी बाकी है, उनके तलाश चल रही है और टीम बनाई गई है। तो अयोध्या का मामला सेंसिटिव मामला, लेकिन फिलहाल पुलिस इस कहीं ना कहीं एक झगड़े का जो एंगल है उसके हिसाब से भी जांच को आगे बढ़ा रही है। जी, बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कानपुर से भी इस तरीके की एक घटना सामने आई है, शर्मनाक घटना है। गैंगरेप की शिकार एक किशोरी ने 16 दिन बाद दम तोड़ दिया है। उसके बाद गांव के 4 लोगों पर रेप का आरोप है। इसके बाद पीड़िता ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी और आज उसकी मृत्यु हो गई। पीड़िता को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था। परिवार के मुताबिक लड़की घर के बरामदे में पढ़ाई कर रही थी, तभी गांव के 4 दबंग आए और उन्होंने वहां से उसे खींचकर उसको ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां पर पहुंचे। वारदात के अगले दिन आरोपियों और उनके परिवार वालों ने पीड़िता के परिवार को धमकाया। धमकी से आहत लड़की ने कीटनाशक दवा खाकर अपनी जान दे दी। चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप समेत दूसरी धाराओं में एफआईआर की गई है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। एक और खबर उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज में एक होटल में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने के मुताबिक एक युवक ने अपनी शादीशुदा महिला मित्र को होटल में बुलाया था। उसके बाद आने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और फिर शव के पास 5 घंटे तक बैठा रहा। फिर वो थाने पहुंचकर पुलिस के सामने उसने अपने आप को सरेंडर किया। उसने उसका शव होटल के कमरे में है, ये भी उसने पुलिस को बताया। आरोपी के मुताबिक महिला उसे ब्लैकमेल कर रही थी। आरोप के मुताबिक वो धमकी दे रही थी कि 5 लाख रुपए नहीं दिए तो थाने में एफआईआर दर्ज करा देगी। प्रयागराज पुलिस इस पर जानकारी जो है वो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक गंभीर। प्रयागराज के सोराव इलाके में एक प्रेमिका की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला सोराव इलाके में रविवार को हुआ है। हम आपको बता दें कि सोराव इलाके में विवेक कुमार नाम के एक शख्स ने अपनी प्रेमिका को एक होटल में ले जाकर उसका जो है दुपट्टे से गला कस दिया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी। और सबसे बड़ी चीज है कि हत्या को अंजाम देने के बाद विवेक कुमार काफी देर तक जो है उस होटल में, उसी रूम में महिला के साथ वहां पर रहा। और उसके बाद पुलिस थाने में, सोराव थाने में पहुंचकर पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है। दरअसल ये मामला जो है ये बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस के सामने ये कबूला है कि जो उसकी प्रेमिका थी सुमन देवी, उससे लगातार जो है वो जो है उसको ब्लैकमेल कर रही थी, उससे 5 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। उसके बाद वो काफी ज्यादा निराश हो चुका था, परेशान हो चुका था और इस बाबत जो है उन दोनों की कई बार इस मामले पर लड़ाई भी हुई। और उसके बाद विवेक कुमार ने जो है सोराव में रविवार को शाम को महिला सुमन देवी को वहां पर बुलाया और उसके बाद बातचीत के दौरान जब विवाद बढ़ा तो उसने उसके गले को जो है दुपट्टे से कस दिया और पूरी घटना को जो है अंजाम दिया। छेड़खानी पीड़िता बच्ची और उसके परिवार के लोग इंसाफ के लिए सोमवार को गाजीपुर के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर गेट पर धरने पर बैठे। आरोप एक स्कूल के मैनेजर पर है। उसने लड़की से छेड़खानी की और इस दौरान कई तरह के लालच भी दिए। लड़की वहां से भाग आई और अपने परिवार को उसने इसकी शिकायत की। मामला पुलिस तक पहुंचा तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे बाद में कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। अब हिंदू महासंघ के लोग पीड़िता के परिवार के साथ इस मामले पे जारी हैं। उत्तर प्रदेश के बहरीच में आदमखोर भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5वां भेड़िए के पकड़े जाने के बाद अकेला बचा छठा भेड़िया लगातार शिकार की तलाश में महिलाओं और बच्चों पर हमला कर रहा है। रविवार की रात को भेड़िए ने घर की छत पर सो रहे 13 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। इस हमले में बच्चा घायल हो गया और इलाज के लिए उसे बहरीच के मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि वन विभाग के तमाम इंतजामों के बावजूद लगातार हो रहे भेड़ियों के हमलों में अब तक करीब 110 गांव के लोग दहशत में हैं। वन विभाग, पुलिस, पीएसी के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए भी भेड़िए को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कल ही बहरीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस के विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था। बहरीच से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। एक भेड़िया जो शातिर है, चालाक है,
जंगल विभाग के लोगों को चकमा दे रहा है। उसके हमले लगातार जारी हैं। इलाके में दहशत है। लोग बच्चों को लेकर घर की छतों पे सो रहे हैं। हद तो आज हो गई है कि उसने घर की छत पे चढ़ के एक मासूम को निवाला बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो बच्चा बाल बाल बच गया है। यूं तो भेड़ियों के हमले मार्च के महीने में शुरू हुए थे, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई के बाद जुलाई के महीने में आदमखोर भेड़ियों का आतंक अपनी चरम पे पहुंचा। जुलाई से लेके अब तक के 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 9 बच्चे हैं और 60 लोग घायल हो चुके हैं। हालात ये हैं कि जंगल विभाग की 25 टीमें, प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा लाओ लश्कर इलाके की खाक छान रहा है। भेड़िया चुनौती इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि मैसी तहसील के लगभग 2 दर्जन गांवों में जलभराव हो गया है। जलभराव होने की वजह से न ड्रोन कैमरा चल पा रहा है और न फॉरेस्ट की टीमों का मूवमेंट हो पा रहा है। हालात ये हैं कि लोग अब घरों में भेड़िए के डर से अपने बच्चों को लेके दुबके बैठे हुए हैं। इलाके के लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि भेड़िए का आतंक इतना है कि टीचरों ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर बच्चों को स्कूल भेजना है तो आप खुद लेके आइए और खुद लेके जाइए। बचे हुए एक भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद भी है और न मिलने पर उसे देखते ही गोली मारने के आदेश भी शासन द्वारा दिए गए हैं। इसे पकड़ने के लिए उत्तराखंड से 9 लोगों की एक विशेष टीम बुलाई गई है, जो चप्पे चप्पे पर निगरानी करके भेड़िए को पकड़ने और न मिलने पर उसे मारने के प्रयास में जुटी हुई है।